आज की कहानी एक ऐसी इंडोनेशियन हॉरर मूवी की है जहाँ एक माँ अपने परिवार को बचाने के लिए जो फैसले लेती है वो धीरे धीरे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। और यकीन मानिए इस मूवी का एंडिंग ट्विस्ट आपको लास्ट सेकंड तक सोचने पर मजबूर कर देगा। स्टोरी इंडोनेशिया के एक छोटे से शहर में ले जाती है जहाँ रहती है शेखर। शेखर एक मेहनती औरत है जो अपनी 3 बच्चों को अकेले पाल रही है। उसका बड़ा बेटा डैनी, उसकी बेटी रत्ना और सबसे छोटा बेटा दौड़ी। इनके हस्बैंड की मौत काफी पहले हो चुकी थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सीकर के कंधों पर आ गई थी। सुबह सुबह सीकर अपने दोनों छोटे बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही होती है। इसी बीच डैनी रात भर बाहर रहने के बाद घर लौट कर आता है। सबसे पहले वो अपने छोटे भाई दौड़ी को एक नया चश्मा देता है क्योंकि उसका पुराना चश्मा टूट गया था। ये देखकर दौड़ी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सीकर बिल्कुल खुश नहीं होती। वो डैनी को डांटते हुए कहती है, तुम पूरी रात घर से बाहर रहते हो, न पढ़ाई की फिक्र है और न ही अपने फ्यूचर की। सीकर चाहती थी कि डैनी कॉलेज कंप्लीट करे और अच्छी नौकरी करे ताकि घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सके, लेकिन डैनी का सपना कुछ और ही था। उसे बुक्स से ज्यादा मोटरसाइकिल्स पसंद थी। उसका इंटरेस्ट इंजन रिपेयर करने में था। इसी बात को लेकर माँ बेटे के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में सीकर उसे घर से बाहर निकल जाने को कह देती है। घर से निकलने के बाद सीकर मार्केट जाती है और रोज की तरह अपने छोटे रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदती है। ये रेस्टोरेंट ही उसके घर की इनकम का इकलौता सोर्स था। दूसरी तरफ रत्ना स्कूल पहुंचती है और अपने बॉयफ्रेंड ब्रैम से मिलती है। दोनों कुछ देर साथ वक्त बिताते हैं। इधर डैनी एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप में काम करता है। वर्कशॉप का ओनर उसके काम से काफी इम्प्रेस था। उसकी वजह से कस्टमर्स भी बढ़ रहे थे, इसलिए ओनर डैनी को नॉर्मल वर्कर्स से ज्यादा सैलरी देने लगा था। डैनी धीरे धीरे अपनी माँ की जिम्मेदारी बांटना चाहता था, लेकिन उसने अभी तक ये बात घर पर किसी को प्रॉपरली नहीं बताई थी। शाम को स्कूल से लौटने के बाद दौड़ी को प्यास लगती है। वो रत्ना से कहता है, दीदी मेरे साथ किचन तक चलो, लेकिन रत्ना उस वक्त अपने फोन में बिजी होती है। वो दौड़ी को कहती है, तुम जाओ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। दौड़ी हिम्मत करके अकेले नीचे चला जाता है। जैसे ही वो किचन में पानी लेने पहुँचता है, उसे लगता है कि रूम के कोने में कोई खड़ा है, एक काला साया जो बिल्कुल चुपचाप उसे देख रहा होता है। दौड़ी डर के मारे बिना पानी पिए वापस भाग आता है। अब रत्ना को उसके साथ नीचे जाना पड़ता है, लेकिन जब दोनों किचन में पहुँचते हैं वहाँ कुछ भी नहीं होता। रत्ना सोचती है कि शायद दौड़ी को सिर्फ वहम हुआ होगा, लेकिन ऑडियंस समझ जाती है कि ये सिर्फ शुरुआत है। रेस्टोरेंट में कुछ बहुत गलत हो रहा था। अगले दिन रत्ना अपनी माँ के रेस्टोरेंट आती है। वो स्कूल की फी का नोटिस सीकर को दे देती है। सीकर परेशान हो जाते है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसी बीच रेस्टोरेंट में अजीब बात होने लगती है। पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आता। रेस्टोरेंट की वेट्रेस रोडिया किसी तरह एक कस्टमर को अंदर लाती है। वो आदमी खाना पैक करा ले जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस लौट आता है और गुस्से में कहता है, तुमने जो खाना दिया था वो पूरा खराब था। सीकर हैरान रह जाती है। वो तुरंत बाकी बचा खाना चेक करती है और देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जो खाना कुछ ही देर पहले बना था उसमें से अजीब बदबू आ रही थी, जैसे वो कई दिन पुराना हो। मजबूरन उसे सारा खाना फेंकना पड़ता है और उस दिन रेस्टोरेंट को भी बंद करना पड़ता है। सीकर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। इसी परेशानी के बीच सीकर को पता चलता है कि मैक अंबर की अचानक मौत हो गई है। वो तुरंत उसके घर पहुंचती है। लोग बताते हैं कि मरने से पहले मैक अंबर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपने ही चेहरे को नखूनों से नोच रही थी। सीकर जब उसकी बॉडी के पास जाती है तो उसका चेहरा देखकर ही डर जाती है। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। सीकर धीरे से उसकी आंखें बंद करने जाती है, लेकिन उसी पल मैक अंबर की आंखें अचानक खुल जाती हैं। सीकर का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो घबरा कर तुरंत वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खौफ अभी उसके घर तक पहुँचना बाकी है। अब तक हमने देखा कि सीकर की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। रेस्टोरेंट का खाना अपने आप खराब हो रहा था। मैक अंबर की मौत भी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई। अब ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी ताकत धीरे धीरे सीकर के परिवार के करीब आ रही है। घर लौटी, लेकिन क्या वो सच में सीकर थी? शाम के वक्त दौड़ी अकेला ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा होता है। तभी मेन गेट पर हल्की सी नॉक सुनाई देती है। दौड़ी खुशी खुशी गेट की तरफ देखता है और उसे बाहर सीकर नजर आती है। वो तुरंत गेट खोल देता है, लेकिन आज कुछ अलग था। रोज घर आते ही सीकर सबसे पहले दौड़ी के सिर पर हाथ रखती थी, उसके माथे को किस करती थी और पूछती थी कि स्कूल कैसा रहा। वो बिना एक शब्द बोले सीधा अपने रूम की तरफ चल पड़ी। ना उसने दौड़ी की तरफ देखा, ना उसकी बात का जवाब दिया। दौड़ी को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो धीरे से अपनी माँ के रूम के पास आ जाता है। दरवाजा आधा खुला होता है। जैसे ही वो अंदर झांकता है, सीकर अचानक उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। बिना कुछ कहे वो दौड़ी को जोर से बाहर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दौड़ी घबरा कर सीधा रत्ना के पास भागता है। वो कहता है, दीदी मम्मा आज बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हैं। रत्ना सोचती है कि शायद माँ थक गई होगी, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट बाद डोर
डोरबेल दोबारा बजती है। इस बार असली सीकर घर आती है। घर के अंदर आते ही वो हमेशा की तरह डोरी के माथे पर प्यार से किस करती है। अब डोरी और भी डर जाता है, क्योंकि अगर ये असली सीकर है तो कुछ देर पहले घर के अंदर कौन आया था, डरावना सपना या कोई सच। उस रात सीकर बहुत थकी हुई थी। जैसे ही वो सोती है उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में कोई अनजानी आवाज बार बार उसका नाम पुकार रही होती है। फिर अचानक रूम में रखा पुराना रेडियो अपने आप चल पड़ता है। लाइट ब्लिंक करने लगती है और दरवाजे के पास अंधेरे से एक साया उभरने लगता है। वो साया धीरे धीरे सीकर की तरफ बढ़ता है। अगले ही सेकंड उसे हवा में उठा लेता है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। सीकर सांस लेने की कोशिश करती है और जोर से चीखते हुए नींद से जाग जाती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक नाइटमेयर था। अगली सुबह सीकर रत्ना के स्कूल जाती है। उसका प्लान प्रिंसिपल से कुछ और टाइम मांगने का था, क्योंकि उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चलता है कि रत्ना की पूरी फीस कल ही डिपॉजिट हो चुकी है। सीकर हैरान रह जाती है। रिकॉर्ड देखने पर उसे पता चलता है कि फीस डैनी ने जमा कराई थी। वो तुरंत डैनी को फोन करती है। डैनी शांत आवाज में कहता है, आप हमेशा चाहती थी ना कि मैं जिम्मेदारी उठाऊं, बस वही कर रहा हूँ। ये सुनकर सीकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका बेटा सच में बदल रहा है। स्कूल से निकलने के बाद सीकर सीधा रेस्टोरेंट पहुंचती है, लेकिन आज का माहौल कल से भी ज्यादा डरावना था। पूरे रेस्टोरेंट में अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई पुरानी और सड़ी हुई जगह हो। एक भी कस्टमर नहीं था। तभी वेट्रेस रोडिया हंसते हुए प्लेट्स लेकर इधर उधर चल रही होती है। वो हवा में खाना सर्व कर रही थी और बार बार बोल रही थी, सर और कुछ चाहिए। सीकर शॉक पड़ जाती है, क्योंकि उसके सामने रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। वो तुरंत रोडिया को जोर से पकड़कर हिलाती है। कुछ सेकंड बाद रोडिया का ट्रेंस टूट जाता है। वो इधर उधर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि रेस्टोरेंट कस्टमर से भरा हुआ था, लेकिन असल में वहाँ कोई भी नहीं था। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ बैड लक नहीं, बल्कि किसी बुरी ताकत का असर है। मदद की उम्मीद में सीकर और रोडिया एक लोकल शमन के पास पहुँचते हैं। शमन उनकी बात ध्यान से सुनता है, फिर एक रिचुअल शुरू करता है। जैसे ही रिचुअल आगे बढ़ता है, सीकर का पूरा बॉडी कांपने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है। मुंह से एक बिल्कुल अलग ही आवाज निकलती है। वो आवाज सीधा शमन को धमकी देती है, इस औरत से दूर रहे वरना अगला नंबर तेरा होगा। ये सुनते ही रूम का माहौल बदल जाता है। रिचुअल टूट जाता है। कुछ देर बाद सीकर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन समन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो धीरे से कहता है, तुम्हारे साथ एक बहुत पुरानी और बहुत खतरनाक शक्ति जुड़ी हुई है, और ये कनेक्शन किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बना। तुमने कभी इस शक्ति से खुद डील की थी। शिकर ये सुनते ही सन रह जाती है। शमन उसे और मदद देने से मना कर देता है। उसके हिसाब से ये ताकत उसकी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, और अगर वो इसमें और आगे बढ़ा तो उसकी जान भी जा सकती है। शिकर और रोडिया बिना किसी जवाब के वहाँ से निकल जाते हैं। समन से मदद ना मिलने के बाद रोडिया को याद आता है कि एक और इंसान है जो शायद शिकर की हेल्प कर सकता है। दोनों उसका एड्रेस लेकर एक पुराने और सुनसान घर तक पहुँच जाते हैं। घर जंगल के किनारे बना हुआ था। दूर से देखकर ही लग रहा था कि सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। शिकर गेट के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब वो वापस मुड़ने लगते तभी पुराना लकड़ी का गेट अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। शिकर हिम्मत करके अंदर चली जाती है। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। फिर अचानक उसके पीछे से एक काली परछाई निकलती है। शिकर जोर से चीखने पड़ती है और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। रत्ना अपने बॉयफ्रेंड ब्रेम के साथ मिलने जाती है। ब्रेम से अपने घर ले जाता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रेम रत्ना की मर्जी के खिलाफ उसके करीब आने की कोशिश करता है। रत्ना तुरंत उसे रोक देती है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहाँ से निकल जाते हैं। उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी माँ उसे बार बार बड़े लड़कों से दूर रहने की सलाह क्यों देती है। रात को शिकर घर लौटती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। ना वो किसी से बात करती है, ना किसी की तरफ देखती है। सीधा बाथरूम में जाकर अपने ऊपर बार बार ठंडा पानी डालने लगती है। रत्ना डर जाती है। वो माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिकर सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रही होती है, बहुत गर्मी है। उसकी स्किन अजीब तरीके से लाल पड़ चुकी थी, जैसे अंदर से कोई उसका शरीर जला रहा हो। रत्ना जल्दी से ऑइंटमेंट लगाती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद रत्ना माँ को कुछ खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एक निवाला खाते ही शिकर अचानक जोर जोर से खांसने लगती है और उसके मुंह से काले रंग का खून बाहर आता है। रत्ना के हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत डैनी को फोन करती है, लेकिन उस वक्त डैनी फोन रिसीव नहीं कर पाता। इसी बीच छोटे भाई दौड़ी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। उसका बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है। रत्ना एक साथ दोनों को देखकर बिल्कुल टूट जाती है। कुछ देर बाद
बाद डैनी का फोन आता है। रत्ना रोते हुए उसे सब कुछ बताते हैं। डैनी बिना वक्त गवाए कहता है मैं आ रहा हूँ, तब तक रोडिया को बुला लो। रोडिया और रत्ना जल्दी से घर लौटती हैं। तब तक डैनी भी वहाँ पहुँच चुका होता है। सबसे पहले उन्हें डॉरी नजर नहीं आता। तीनों उसे ढूंढते हुए ऊपर जाते हैं और जो मंजर उनके सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए थे। बाथरूम के अंदर सीकर पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी और वो डॉरी को जबरदस्ती ठंडे पानी से नहला रही थी। डॉरी जोर जोर से रो रहा था। डैनी तुरंत दौड़कर अपने भाई को सीकर से अलग करता है। सीकर उसकी तरफ ऐसी देखती है जैसे वो अपने ही बेटे को पहचान ही नहीं रही हो। उस पल डैनी को समझ आ जाता है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद कोई और ताकत है। अगली सुबह सीकर कुछ देर के लिए नॉर्मल हो जाती है। उसके तीनों बच्चे उसके पास बैठे होते हैं। सीकर धीरे से बोलना शुरू करती है, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, न पैसा न कोई सहारा। उस वक्त मैंने एक समन की मदद ली और एक ऐसी ताकत से डील कर ली जिसे कभी डील नहीं करनी चाहिए थी। वो बताती है कि उस डील के बाद ही उसका रेस्टोरेंट चलने लगा। डैनी को काम मिल गया, बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही, लेकिन हर डील की एक कीमत होती है और अब वो शक्ति अपना वादा पूरा करवाना चाहती है। ये सुनते ही तीनों बच्चे सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक भूत या साया नहीं बल्कि सालों पुराने ब्लैक मैजिक डील का अंजाम था। सच जानने की कुछ ही देर बाद डॉरी को अचानक लगता है कि घर के बाहर कोई खड़ा है। वो खिड़की की तरफ देखता रहता है जैसे कोई अंधेरे से उसे घूर रहा हो। डैनी बाहर जाकर चेक करता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। इसी बीच घर के अंदर सीकर फिर से कंट्रोल खो देती है। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है और वो अपने ही बच्चों पर हमला करने की कोशिश करती है। डैनी मुश्किल से उसे रोकता है, फिर मजबूरी में अपनी ही माँ को बेडरूम के अंदर बंद कर देता है। उसके लिए ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसे पता था अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद किसी की जान चली जाती। अगले दिन डैनी अपने वर्कशॉप के ओनर से मदद मांगता है। ओनर कुछ उस्ताद को लेकर घर आता है। सब मिलकर कुरान की ताकत शुरू करते हैं। शुरू में लगता है जैसे रिचुअल का असर हो रहा है, लेकिन कुछ ही पल बाद शिकर के अंदर मौजूद वो ताकत और भी ज्यादा वायलेंट हो जाती है। उसकी चीख पूरे घर में गूंजती है। अचानक एक उस्ताद हवा में उछल जाता है जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। फिर वो दीवार से टकराता है। बाकी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। रिचुअल पूरा नहीं हो पाता और सबको समझ आ जाता है कि ये कोई आम पोजीशन नहीं है। डैनी और रत्ना पूरी तरह टूट चुके थे। तभी रोडिया उन्हें बताती है कि उसने एक बहुत पावरफुल रिलीजियस हीलर का पता लगा लिया है। उसका नाम है क्याई बगजा। सबको उम्मीद की एक किरण नजर आती है, लेकिन उसी रात रोडिया पर वही बुरी ताकत हमला कर देती है। अगले दिन जब डैनी उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रोडिया जिंदा नहीं बची। उसकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन उसने मरने से पहले एक कागज पर क्याई बगजा का एड्रेस लिखा छोड़ दिया था। जैसे उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। अब डैनी, रत्ना, डॉरी और शिकर सब मिलकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। शिकर को रस्सी से बांधकर वैन में बिठाया जाता है। सफर लंबा था और जब तक वो लोग जंगल पहुंचते हैं रात हो चुकी थी। क्याई बगजा उनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही शिकर अचानक गायब हो जाती है। सब लोग उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वो उनके सामने नजर आती है, लेकिन अब वो शिकर नहीं थी। उसके चेहरे पर इंसानियत का कोई निशान नहीं था, कोई निशान नहीं बचा था। वो सब पर हमला कर देती है। इस हमले में डैनी का वर्कशॉप ओनर भी जान गंवा देता है। डैनी अपने दोस्त को बचा नहीं पाता। क्याई बगजा समझ जाते हैं कि इस शक्ति को सिर्फ एक खास रिचुअल से ही रोका जा सकता है। उसके लिए डैनी को एक पुराने समन की कवर से मिट्टी लानी होगी, साथ ही एक खास नारियल भी चाहिए। डैनी अकेला रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। रास्ते भर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार वो जरूरी चीजें लेकर वापस लौट आता है। इधर शिकर के अंदर की शक्ति फिर से डॉरी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान एक पल के लिए असली शिकर अपने शरीर पर कंट्रोल पा लेती है। वो रोते हुए अपने बच्चों को दूर भागने के लिए कहती है। ये देखकर समझ आता है कि शिकर की रूह अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसके अंदर अब भी एक माँ जिंदा थी। डैनी वापस आकर रिचुअल के लिए लाई हुई मिट्टी क्याई बगजा को दे देता है। क्याई बगजा उस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही कुरान की तिलावत शुरू होती है। शिकर जोर जोर से चीखने लगती है जैसे उसके अंदर की बुरी ताकत बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रही हो। कुछ ही देर बाद शिकर शांत हो जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं और इस बार उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल होती है। शिकर अपने तीनों बच्चों को देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो डैनी का हाथ पकड़कर कहती है, अपने भाई और बहन का हमेशा ख्याल रखना। फिर रत्ना और डॉरी को गले लगा लेती है, लेकिन रिचुअल और पोजीशन ने उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि कुछ ही पल बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं। तीनों बच्चे रोते रह जाते हैं। उन्होंने अपनी माँ को बचा तो लिया, लेकिन हमेशा के लिए खो दिया। कुछ समय बाद डैनी अपनी माँ का रेस्टोरेंट संभाल लेता है। डॉरी फिर से स्कूल जाने लगता है। रत्ना भी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश
कोशिश करती है। सबको लगता है कि उनका बुरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मूवी के आखिरी सीन में कैमरा धीरे धीरे रत्ना के चेहरे पर जूम करता है और उसकी आंखों में वही अंधेरा नजर आता है जो पहले सीकर में था। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज मुझको सपोर्ट करें।